हेलो गाइज, मैं कमलेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ एमीन चैप्टर लेकर। तो बेटा हम बात करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में हमने एमीन के इंट्रोडक्शन और उसकी प्रिपरेशंस पढ़ी थी। आज हम बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। तो बेटा हम इस सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। जो आपका मैथिल एमीन होता है ना, तो ये बेटा गैसियस नेचर का, मतलब ये गैस होता है। लेकिन एथिल एमीन जो है ना बेटा, वो वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है बेटा कि अगर हम इसको गर्म करें तो ये क्या हो जाए बेटा, आपका वेपर फेज में चला जाए। तो अगर हम इसको हीट करते हैं और हीट करने पर ये वेपर फेज में जा रहा है तो उसको हम वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। तो आपका जो बेटा एथिल एमीन है वो क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है। सेकंड अगर हम देखते हैं बेटा, अगर हम लोअर एमीन की बात करें, लोअर एमीन जो होती है, यानी कि हम अगर बात करें कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 3 जो एमीन होती है ना, उनकी बात करें तो बेटा उनमें स्मेल आती है लाइक अमोनिया। उनमें अमोनिया की तरह ही क्या होती है, स्मेल आती है। लेकिन बेटा अगर हम हाइयर एमीन की बात करें तो जो हाइयर एमीन उनमें फिशी स्मेल आती है। फिशी स्मेल का मतलब है जो आपकी मछलियां वगैरह होती हैं इनकी जैसी स्मेल आती है। तो जो आपकी लोअर होती हैं उनमें तो अमोनिया की तरह, लेकिन लोअर में भी कितनी बेटा, C1 से C3 तक का। लेकिन जो आपकी हाइयर एमीन्स होती हैं उनमें फिशी लाइक स्मेल आती है। आगे हम बात करते हैं बेटा कि जो ऑल एमीन्स हैं, जितनी भी एमीन्स हैं ना, वो बेटा आपकी कलरलेस होती हैं। कलरलेस एज ए लाइक वाटर कलर, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं बेटा, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो बेटा क्या होता है कि जो आपकी एमीन्स होती है ना, इनका नेचर जो है ना वो पोलर होता है। वो कैसे आप समझते हैं बेटा, जैसे ये नाइट्रोजन है तो ये R जुड़ा है, इधर हमने मान लिया कि ऐसी, हमने प्राइमरी एमीन देखा है। तो बेटा ये क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। जो R आपको दिख रहा है ना, एल्किल ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट वाला क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है नाइट्रोजन की ओर। जब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर जाएंगे तो बेटा नाइट्रोजन पर होगा पार्शली नेगेटिव और इस पर क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम पोलर बोलते हैं। तो वही हमने लिखा है कि इसका बेटा जो नेचर है वो कैसा होता है, पोलर होता है। अब देखो आगे ये किससे ज्यादा पोलर होता है और किससे कम पोलर होता है। तो उसके लिए लिखा है कि इट इज मोर पोलर। मोर पोलर किससे, देन एल्केन, मोर पोलर देन एल्केन एंड लेस पोलर देन एल्कोहल। मतलब ये एल्कोहल से तो कम पोलर होता है, लेकिन एल्केन से क्या होता है, ज्यादा पोलर होता है। आगे देखो बेटा, हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, अगर हम जैसे एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एमीन है, एल्केन में, इनमें कंपेरिजन करें तो बेटा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्यों होता है बेटा, इसके दो रीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड और प्लस आपका रेजोनेंस। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी पोलर है, ये आपका नॉन पोलर, या ये कहते हैं कि इसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। तो ये इनका सीक्वेंस होता है। लेकिन अगर बेटा केवल और केवल एमीन हो, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल या एल्केन नहीं है, केवल एमीन है, तो हम कैसे पता करेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका कम है। तो बेटा जो आपके आइसोमर्स होते हैं ना, यानी कि केवल एमीन्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग, कम सेकेंडरी का, और सबसे कम होता है टर्सरी का। भाई प्राइमरी का सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि बेटा बनाते तो ये सारे के सारे, अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा भी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे प्राइमरी अगर आपकी एमीन होगी तो उसके पास क्या है, दो हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए स्पेस रखते हैं। लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा बेटा, एक, सेकेंडरी का मतलब क्या है कि एक R और आ गया तो एक H है, तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे प्राइमरी में क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, और सेकेंडरी में एक, और टर्सरी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। तो इसीलिए क्या होता है, प्राइमरी का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा, सेकेंडरी का उससे कम, और टर्सरी का क्या है, सबसे कम है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, नेक्स्ट क्या बेटा, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लोअर एमीन्स, यानी कि 1 से 5 नंबर तक की जो एमीन है वो तो क्या है, डिजोल्व हो जाती है वाटर में, यानी कि ज्यादा ही घुलती हैं। तो वही लिखा है कि डिजोल्व मोर इन वाटर। और इसके बाद जो होती है बेटा वो वाटर में डिजोल्व नहीं होती है, या ये कहते हैं कि लेस डिजोल्व होती है, थोड़ी बहुत अगर घुल जाए तो वो अलग ही बात है। लेकिन अगर बेटा क्या है, और हाँ इसका रीजन क्या है कि भाई ये 5 जो है ना वो ज्यादा घुल रही है, तो उसका रीजन है बेटा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये क्या होती है बेटा, ज्यादा डिजोल्व होती है। लेकिन अगर मान लो बेटा, अगर आपकी एमीन है और उसमें आपका टर्सरी, सेकेंडरी या प्राइमरी में अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई मान लो आइसोमेरिक एमीन है, तो उसमें अगर हम देखें तो बेटा प्राइमरी एमीन जो है ना वो सबसे ज्यादा घुलेगा, सेकेंडरी एमीन उससे कम, और टर्सरी एमीन जो है ना वो सबसे कम डिजोल्व होगा। तो ये थी आपकी कुछ बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब इसी के साथ बेटा हम बात करते हैं एमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखते हैं क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा देखो, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम जो केमिकल प्रॉपर्टी में वो पढ़ेंगे, एल्कलाइन नेचर ऑफ एमीन। भाई जो एमीन है ना वो एल्कलाइन नेचर शो करता है, क्यों, ऐसा क्या है भाई उसके पास। तो बेटा इसके हमने देखो दो रीजन लिखे हैं, दो रीजन है आपका कि जो एमीन है वो क्या करता है बेटा, एल्कलाइन नेचर शो करता है। जैसे पहला रीजन क्या लिखा है,
पहला लिखा है बेटा कि जो आपका एमीन है इज ए लुईस बेस, जो एमीन है वो क्या है बेटा, बेस है। क्योंकि लुईस ने क्या बताया था बेटा, लुईस ने बताया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर को डोनेट करते हैं उनको हम लुईस बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास आपको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जरूरत पड़ने पर ये डोनेट करता है। तो वही लिखा है RnH2 इज ए लुईस बेस बिकॉज इट इज ए एलपी पेयर डोनर। एलपी पेयर का मतलब होता है लोन पेयर डोनर है। तो इसका मतलब ये जो आपका एमीन है ये क्या है बेटा, लुईस बेस की तरह वर्क करता है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर डोनर है, इसलिए क्योंकि ये लोन पेयर को जरूरत पड़ने पे क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्कलाइन नेचर शो कर रहा है। सेकंड क्या देखो लिखा है, सेकंड लिखा है बेटा कि जो आपका एमीन है तो ये क्या करता है, जैसे मान लो हम इसको जल में यानी कि वाटर में डिसॉल्व करना चाहें तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना H प्लस को और OH माइनस को, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है वो H प्लस OH माइनस से बना है। या ये हम कहते हैं कि बेटा जो आपका अमोनिया सॉरी प्राइमरी एमीन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है। या ये कह दें कि हाइड्रोजन जो है ना इस पर अटैक कर देता है, अटैक कर देता है तो क्या करता है, ये इसके साथ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो इसमें लिखा है वही इट इज ए बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट H। क्यों? क्योंकि अब क्या किया है, जब इसने अपने लोन पेयर इसको दिए, या ये कहते हैं कि H प्लस ने इसके लोन पेयर पे अटैक किया, तो इसने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसके साथ इस H प्लस के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। जब इसके पास इन्होंने बॉन्ड बना लिया तो क्या हुआ, तो इसने नाइट्रोजन ने H प्लस को क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया। तो बेटा जो भी आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स H प्लस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनमें भी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एल्कलाइन प्रॉपर्टीज पाई जाती है, अर्थात वो बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। तो ये दो रीजन थे आपके, किसके, एल्कलाइन नेचर, किसके एल्कलाइन नेचर, एमीन के। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आपको बताते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग एल्कलाइन टेंडेंसी। अब एल्कलाइन टेंडेंसी को बेटा कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट की। अब है क्या बेटा, जैसे सपोज मान लो हमारे पास NH3 है, अगर बेटा हम इसका एक H कम कर दें और एक R ले आए तो एल्किल ग्रुप क्या करता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट ही है। तो ये एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है बेटा, अपने लोन पेयर सॉरी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन जो R और N के बीच बॉन्ड है उस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ये किसकी तरफ पुश कर रहा है ये नाइट्रोजन की तरफ पुश कर रहा है। जब ये नाइट्रोजन की तरफ पुश करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बेटा वो क्या करता है, एल्कलाइन नेचर शो करता है। तो वही रीजन है कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स इंक्रीज एल्कलाइन स्ट्रेंथ। तो प्लस आई इफेक्ट के जो ग्रुप हैं वो इस पर जुड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके एल्कलाइन नेचर या एल्कलाइन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि प्राइमरी एमीन और अमोनिया में कौन ज्यादा एल्कलाइन स्ट्रेंथ रखता है, तो बेटा R। अगर मान लो हम यहाँ पर 2 R लेकर आ जाए तो वो देखो हमने एग्जाम्पल में आपका ऑर्डर लिख भी दिया है, आप इसको अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन इन एक स्टेट, तो क्या लिखा बेटा, टर्सरी एमीन की सबसे ज्यादा होगी, सेकेंडरी एमीन की उससे कम, प्राइमरी एमीन की उससे कम, और अमोनिया की जो एसिड सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम होगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बेटा हम सॉल्वेशन इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि जो आपका फैक्टर है पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट था, दूसरा सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पर अगर हम देखें तो बेसिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर मैथिल ग्रुप है तो होता है बेटा आपका सेकेंडरी टर्सरी और अमोनिया, मतलब ये सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी और अमोनिया। लेकिन बेटा अगर यहाँ पर एथिल ग्रुप हो तो क्या होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू बेटा पीकेवी मान पर डिपेंड करती हैं। तो पीकेवी मान एथिल ग्रुप के लिए अलग और मैथिल ग्रुप के लिए अलग आती है। तो ये ऑर्डर रहा, इसके लिए ऑर्डर क्या आता है, इसके लिए ऑर्डर आता है बेटा सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी और NH3। अब एक नोट लिखा है, इस नोट पे ध्यान करना। नोट क्या लिखा बेटा कि टर्सरी एमीन्स हैव मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि बेटा जो टर्सरी एमीन है जैसे ये रहा N, अब ये रहा बेटा आपका टर्सरी एमीन, ये हमें कार्बन और कार्बन से क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इस प्रकार से। क्लियर हुआ? अब मान लो ये कोई H प्लस है
तो ये H प्लस अब क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन पर अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो आपके ग्रुप्स है ना, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं। जब स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस H प्लस का इस नाइट्रोजन पर अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही लिखा है कि टर्सरी एमीन्स हैव मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हेंस आर मोस्ट डिफिकल्ट टू अटैक बाई H प्लस। क्लियर हुआ? इसका मतलब है H प्लस का टर्सरी एमीन में अटैक करना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आ गया होगा समझ में? तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। इसके साथ ही देखो बेटा, अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या लिखा बेटा, अब हम बात करते हैं, अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम एल्कलाइन नेचर जो बात कर रहे थे वो स्पेशली एलिफेटिक एमीन की कर रहे थे। अब हम जो बात करेंगे बेटा वो करेंगे एरिल एमीन की। किसकी करेंगे? एरिल एमीन की। एरिल एमीन का मैं बेटा उसमें भी वही सेम रीजन होगा भाई कि ये एल्कलाइन नेचर शो क्यों कर रहे हैं, सेम रीजन होगा। क्या कि इलेक्ट्रॉन है तो H प्लस होगा, अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये क्या करेगा, H प्लस अटैक करेगा कहां पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। क्लियर है ना? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये कहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर। अब न्यूक्लियोफाइल ये क्या बेटा, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सेस में है, तो ये क्या करेगा, वहीं पर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका मतलब है ये भी अल्कलाइन नेचर शो कर रहा है। अब देखो लिखा क्या हमने लिखा कि द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाइन इज लेस देन, जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना एल्कलाइन नेचर की वो क्या है बेटा, लेस देन है दैट ऑफ एलिफेटिक एमीन। किससे कम है बेटा? अगर हम बात करें कि जो आपका एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन को बोले तो ArNH2, इसकी जो एल्कलाइन स्ट्रेंथ है ना बेटा वो क्या है आपकी, कम है। किससे? एलिफेटिक एमीन से, RNH2 से। भाई क्यों कम है, उसका रीजन क्या? तो उसका रीजन है बेटा क्या, उसका रीजन है ड्यू टू द रेजोनेंस। क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, जो एरोमेटिक एमीन्स होते हैं ये रेजोनेंस शो करते हैं। जब ये रेजोनेंस शो करते हैं तो होता क्या बेटा, जो आपका कार्बन और नाइट्रोजन है ना इनके बीच पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं। यानी कि रेजोनेंस के थ्रू ये जो आपका एरिल एमीन है ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जब ये स्टेबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब ये क्या करेगा, लेस प्रॉपर्टीज शो करेगा, किसकी, एल्कलाइन नेचर की, इन कंपेरिजन टू एल्किल एमीन। क्लियर? अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है ना वो बनाते हैं। तो एल्किल यानी कि जब एरोमेटिक रिंग पर NH2 जुड़ा हो तो उसको बेटा हम एनेलिन बोलते हैं। तो देखो अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखते हैं। अब ये रही आपकी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में ये आपके डबल बॉन्ड रहे तो होगा क्या बेटा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब देखना बेटा इस स्ट्रक्चर को मैं यहां बनाता हूं ओपन, NH2C C और ये H, ये रही इसकी स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड। अब देखो बेटा जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को डोनेट करेगा तो होगा क्या बेटा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक बॉन्ड। जब बॉन्ड दे रहा है तो ये क्या करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन जाएगा तो बेटा कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, काउंट करो बेटा 1 2 3 4 5, जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, कार्बन बॉन्ड तो 4 ही बनाएगा लेकिन यहाँ 5 बन गए। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट कर देगा। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट करेगा, ये बॉन्ड क्या हुआ, गायब हो गया, और यहां पर आ गया आपका क्या, नेगेटिव चार्ज। अब देखो बेटा, और इस कार्बन ने सॉरी नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए इसलिए इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो पहली स्ट्रक्चर आपको समझ में आई, पहली स्ट्रक्चर क्या कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए इस कार्बन। तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, NH2। अब नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो इसलिए इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब इसने लोन पेयर दिया मतलब एक बॉन्ड दिया, एक ऑलरेडी पहले से था तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बनने के साथ साथ इस वाले कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो बेटा इस वाले कार्बन में नेगेटिव चार्ज आया तो अब कंडीशन देखो क्या है इस कार्बन की, कि अब इस कार्बन के पास 1 2 3 तीन ही बॉन्ड बचे हैं। अब इसको भी करना क्या है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाला क्या करता है, इस वाले कार्बन से हेल्प मांगता है, हेल्प मांगता है क्या करता है, ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे तो यहाँ से तो ये गए तो इस पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा आपका ब्रेक, मतलब यहाँ बॉन्ड बनेगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ना आपकी क्या बनने वाली है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ बॉन्ड बनेगा इस प्रकार से, NH2 डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया आपका नेगेटिव चार्ज और इधर डबल बॉन्ड।
अब वही सेम कंडीशन इस कार्बन के पास 1 2 3, तो ये भी क्या करेगा, सेम रोटेशन इस कार्बन पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, तो ये बॉन्ड बना लेंगे। मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गई ये प्लस NH2 डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ, क्योंकि अब बॉन्ड कहाँ आएगा, इन वालों के बीच आ गया। अब इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा बेटा, फिर से वही सेम। अब ये कार्बन के पास वही समस्या आ गई, तो ये क्या करेगा, वापस इनके इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इनके इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, फिर से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड। और अब ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो इस कार्बन में प्लस आएगा, प्लस और माइनस ये क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये थी एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा हमने नोट, अब नोट में क्या लिखा है बेटा, अब होता है क्या है कि हम एल्कलाइन नेचर की बात कर रहे हैं, तो एल्कलाइन नेचर जो है ना बेटा दो ग्रुप पे भी डिपेंड करता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप पे और एक बेटा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप पे। हम आपको देखो एक चीज बता दें, आप लिख लेना कि प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं ना ये प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा किसके, एल्कलाइन नेचर के, या ये कहते हैं बेसिसिटी के। ये किसके, ये बेसिसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं। और माइनस आई इफेक्ट वाले जो है ना ये बेटा एसिडिक नेचर के, या बेसिक नेचर लिख लेना या एल्कलाइन नेचर लिख लेना, एल्कलाइन नेचर, और ये बेटा एसिडिक नेचर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटा प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप एरोमेटिक रिंग से जुड़ रहा है तो एल्कलाइन नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर माइनस आई इफेक्ट वाला जुड़ रहा है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि एल्कलाइन जो नेचर है वो डिक्रीज होगा। तो वही चीज हमने यहाँ नोट में लिखा है कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लाइक CH3 OCH3 या NH2 इंक्रीज द एल्कलाइनिटी ऑफ एरिल एमीन। अगर हम बेटा बात करें माइनस आई इफेक्ट की, किसकी बात कर रहे हैं हम, माइनस आई इफेक्ट की, माइनस आई इफेक्ट लाइक NO2 COOH SO3H X हेलोजेंस, ये अगर क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे क्या, एल्काइनिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन की या एरिल एमीन की। आगे समझ में, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो देखते हैं इसकी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो बेटा सम केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन, तो पहली रिएक्शंस जो हम देखते हैं बेटा वो देखते हैं किसके साथ, रिएक्शन विद एसिड, यानी कि हम पहले इसकी एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता ही चल गया, हमने अभी देखा ही था आपका कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, एल्कलाइन है। तो इसका मतलब एल्कलाइन है तो ये क्या करेगा बेटा, एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो पहली रिएक्शन हम इसकी देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड। तो रिएक्शन विद एसिड में क्या होगा बेटा, जैसे सपोज मान लो हमने HCl लिया तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, अब जैसे मान लो ये बेटा HCl है तो HCl का मतलब है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो Cl ले लेगा। क्यों, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण Cl पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन पर अटैक कर देता है, हाइड्रोजन पर अटैक कर देता है और फिर क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या करता है बेटा, सॉल्ट बनाता है। तो बेटा आपको पता भी होगा कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनाता है। तो सीधी सी बात है बेटा, बेस ने एसिड के साथ रिएक्ट किया और आपका क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। जैसे मान लो सपोर्ट बेटा, अगर मान लो आपका एरोमेटिक एमीन उसकी रिएक्शन HCl के साथ होती तो वो भी आपका सॉल्ट बनाता, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अगर क्योंकि हम यहाँ पर AR की जगह सपोज मान लो एरोमेटिक रिंग जोड़ दें, क्या जोड़ दें हम, एरोमेटिक रिंग जोड़ दें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा, तो ये आपका एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो पहली रिएक्शन तो आ गई समझ में। अब रिएक्शन की अगर लैंग्वेज लिखनी है तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन लैंग्वेज हमने आपको पहले ही बताया कि कोई ज्यादा खास मायने नहीं रखती है। अब इसको लिखोगे कैसे, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एल्किल या एरिल एमीन रिएक्ट विद HCl एंड सॉल्ट, हो गया रिएक्शन की लैंग्वेज क्लियर। सेकंड रिएक्शन देखते हैं, तो सेकंड रिएक्शन जो है ना बेटा वो है आपका एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन में क्या होता है बेटा, एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है, और एसिटाइलेशन में क्या होता है बेटा, एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है। इस चीज का जो है ना आपको याद रखना है। तो हम पहले एल्काइलेशन पढ़ रहे हैं। एल्काइलेशन का मतलब क्या बेटा, कि आप यहां पर किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाने वाले हो, किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ जो है ना रिएक्शन कराते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, हमने प्राइमरी एमीन की एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई तो बेटा यहां से एक H और ये वाला X HX निकल जाएगा।
जहां से आपने H निकाला वहां एक R जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा RNHR या R2NH, क्योंकि R ये था, एक R ये, तो R2, एक H निकल गया तो NH बचा, तो R2NH ये बन गया बेटा सेकेंडरी एमीन। और सेकेंडरी एमीन फिर से वापस एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, तो फिर क्या होगा, ये वाला H और ये वाला X, HX निकल जाएगा, ये वाला R भी जुड़ जाएगा, तो R3N ये बन जाएगा आपका बेटा टर्सरी एमीन। तो आ गया होगा समझ में। करना क्या, बस केवल HX को रिमूव करना है। एमीन लो, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओ, HX निकालो, सेकेंडरी एमीन बनेगा। सेकेंडरी एमीन की भी RX से क्रिया कराओ, रिएक्शन जब रिएक्शन कराओगे तो HX निकलेगा और क्या बन जाएगा, टर्सरी एमीन बन जाएगा। आगे आगे देखो बेटा हम बात करते हैं एसाइलेशन की। एसाइलेशन में क्या होता है बेटा, एसाइलेशन में या तो आपका एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट करे, या फिर एसिटिल क्लोराइड नहीं करा रहे हो तो बेटा आप कोई एनहाइड्राइड ले लो, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं हम। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ये क्या करते हैं बेटा, ये आपके रिएक्शन में एसिटाइलेशन में, एल्काइलेशन में एल्किल हैलाइड और एसिटाइलेशन में बेटा एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है। चलो देखते हैं। लेकिन होता क्या बेटा, जो आपका एसिटाइलेशन रिएक्शन है ये बेटा आपके टर्सरी एमीन नहीं देते, तो वही हमने लिखा है कि टर्सरी एमीन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन बिकॉज इट हैव नो हाइड्रोजन एटम। यानी कि जो टर्सरी एमीन होते हैं ना वो आपके एसिटाइलेशन रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि बेटा जो टर्सरी एमीन होता है इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 होते हैं, मतलब इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होते हैं, होते हैं, तो इसलिए वो क्या करता है, आपका रिएक्शन नहीं करता है। अब उसको रिएक्शन से समझते हैं। जैसे मान लो बेटा हमने क्या लिया, C2H5NH2 लिया, यानी कि हमने प्राइमरी एमीन लिया और इसकी हमने क्रिया एसिटिल क्लोराइड, ये क्या है बेटा आपका, ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, तो बेटा यहां से एक H और ये वाला एक Cl, HCl निकल गया, HCl निकल गया, तो यहाँ पर NH बचेगा ना, तो C2H5NH, C2H5NH, यहाँ क्या बचा COCH3, COCH3। तो बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है एन एथिल एथेनामाइड, क्योंकि देखो बेटा ये नाइट्रोजन से एथिल जुड़ा, तो एन एथिल, और CH3 CONH2 को क्या बोलोगे, एथेनामाइड। तो ये हो गया आपका बेटा एन एथिल एथेनामाइड। दूसरी बात करते हैं, अब हमने प्राइमरी की जगह पर कौन सा ले लिया बेटा, सेकेंडरी ले लिया, सेकेंडरी एमीन लिया, तो क्या हो जाएगा, फिर से रिएक्शन उसी के साथ कराते हैं। अब इस बार बेटा ये वाला H तो ये Cl, फिर से HCl निकल गया, HCl निकल गया, तो इस बार क्या था बेटा CH2 का होल C2H5 का होल ट्वाइस था, तो C2H5 का होल ट्वाइस N, H तो चला ही गया N, और N से COCH3 जुड़ गया COCH3, तो ये बना बेटा अब N से 2 एथिल ग्रुप है ना, तो NN डाइएथाइल एथेनामाइड। टर्सरी की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर कोई H है ही नहीं, जब H नहीं है तो यहाँ का Cl निकलेगा नहीं, जब Cl नहीं निकलेगा तो इसका मतलब है कि ये टूटेगा ही नहीं, जब ये टूटेगा नहीं या ये ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब है बेटा कि रिएक्शन नहीं होगी, इसीलिए लिखा है नो रिएक्शन। और यही नोट हमने यहाँ पर ये लिखा है कि टर्सरी एमाइन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है नाइट्रोजन के पास, इसलिए ये क्या करता है, रिएक्शन नहीं देता है। अब इसके अलावा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो अब इस बार हमने एनिलीन लिया, मतलब एसिटिक एमीन लिया, और उसकी रिएक्शन हम इस बार एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया तो अब क्या होगा, अब देखते हैं बेटा। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड इस प्रकार से होता है CH3COO CH3CO, इस से तोड़ देते हैं, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ा। अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इधर से जुड़ेगा आपका H, इसका वाला एक H, तो ये CH3COOH यानी कि H कम करके निकल जाएगा, वो मैंने ये लिख दिया। अब क्या बचा बेटा, COCH3 तो बचा है, अब ये जो आपका COCH वो आपका N के साथ जुड़ जाएगा, तो C6H5NH, क्योंकि एक H निकल गया, दो थे एक निकल गया तो एक बचा ना, तो NH और NH के बाद COCH3, तो COCH3 ये बना बेटा एसिटेनिलाइड, क्या बना आपका एसिटेनिलाइड बना, तो वो ये रहा। फिर आगे समझ में। अब देखो बेटा अगर मान लो मेथिलेमिन ले लें और बेंजोइल क्लोराइड ले लें, क्योंकि यहाँ पर हम बेंजोइल क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है आपका, ये आपका एसिटिल क्लोराइड के ही आ जाता है, बस एसिटिल क्लोराइड में CH3 होता है, यहाँ C6H5 कर देंगे। तो बेंजोइल क्लोराइड से करते हैं तो फिर बेटा हम इसको एसिटाइलेशन नहीं बोलते, फिर हम इसको वेंजाइलेशन बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है बेंजाइलेशन। अब होगा क्या, कुछ नहीं बेटा, यहाँ से फिर से वही सेम प्रोसेस चलने वाली है, यहाँ से एक H, यहाँ से Cl, HCl निकल गया, जब HCl निकल गया तो बचा क्या बेटा CH3NH, CH3 जब Cl निकल गया तो COC6H5, COC6H5, तो ये क्या बना N मेथिल बेंजेनामाइड, तो ये बन गया बेटा N एथिल बेंजेनामाइड। तो ये थी आपकी रिएक्शंस, और भी रिएक्शंस हैं, तब तक आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो, और साथ ही साथ लिखते भी चलना। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो बेटा साथ ही साथ सुंदर से नोट जरूर बनाते रहना, ठीक है ना।
लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो इसी के साथ देखते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ना बेटा कार्बोलैमाइन रिएक्शन, या इसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी बोर्ड जो है ना एग्जाम में पूछी जा सकती है 2024 में। चलो हम बात करते हैं कि कार्बोलैमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट है क्या। तो पहले हम इसको बेटा रिएक्शन से समझते हैं। होता क्या है बेटा कि कार्बोलैमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन लेते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन लेते हैं और उसकी रिएक्शन जो है ना बेटा क्लोरोफॉर्म, ये जो लिखा है ना CHCl3 इसका नाम है बेटा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है बेटा आपका आइसोसाइनाइड बनता है। और इसमें स्मेल कैसी होती है बेटी, इसकी फॉल स्मेल होती है। फॉल स्मेल का मतलब होता है इसमें बहुत दुर्गंध आती है, तो उसे ही हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। तो है क्या बेटा अब ये टेस्ट है। अब टेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक प्राइमरी एमीन और एक आपको सेकेंडरी एमीन दे दिया गया, किसी मतलब दो टाइप्स के एमीन दे दिए, या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी, या ऐसे कहते हैं कि प्राइमरी होगा या टर्सरी होगा। अब मान लो टेस्ट ट्यूब में आपको एमीन दे दी गई और आपको ये पता करना है कि किसमें प्राइमरी एमीन है, तो बेटा आप क्या करो उसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिक्स करो और एल्कोहलिक KOH डाल दो, और इसके बाद क्या हो बेटा अगर दुर्गंध आने लगे तो समझ लेना कि वहां पर प्राइमरी एमीन है। सेकेंडरी और टर्सरी एमीन क्या करता है बेटा रिएक्शन नहीं करता है। चलो तो देखो बात करते हैं बेटा, अब है क्या यहाँ पर देखो RnH2 CHCl3 यही क्लोरोफॉर्म है KOH, तो क्या होता है बेटा देखो यहाँ RN और ये वाला C, तो RNC ये बना आपका एल्किल आइसोसाइनाइड, और बेटा ये 3K और ये 3Cl 3KCl निकल जाएगा। अब देखो बेटा 3 OH है और यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा, तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन और 3 OH, तो क्या निकल जाएगा 3H2O, क्योंकि 3H और 3 OH जोड़कर 3H2O बना लेंगे। वही सेम है बेटा R की जगह बस AR कर दिया हमने, R था तो ये एलिफेटिक एमीन था, AR हो गया तो ये एरोमेटिक एमीन हो गया। बनेगा दोनों में क्या, यहाँ एल्किल आइसोसाइनाइड और यहाँ एरिल आइसोसाइनाइड बनेगा। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है, लैंग्वेज कैसे लिखना, तो व्हेन प्राइमरी, क्योंकि ये हमने क्या लिया बेटा प्राइमरी, तो प्राइमरी एल्किल और एरिल एमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ये क्या बेटा आपका क्लोरोफॉर्म है, एंड एल्कोहलिक KOH, तो बेटा एल्किल या एरिल एमीन प्राइमरी एमीन रिएक्ट क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH, देन एल्किल या एरिल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म। इट स्मेल, यानी कि जो आपका आइसोफॉर्म बना इसकी जो है बेटा वो कैसी है, फॉल स्मेल है, यानी कि बहुत ही बदबूदार स्मेल है। तो आप देखो लिखा क्या यहाँ पर लिखा कि व्हेन प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स आर रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म ए फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस। फॉल स्मेलिंग का मतलब है बदबूदार स्मेल का एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम एल्किल या एरिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। इट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको ही हम बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ। देखो बेटा नोट में क्या कि बेटा ये जो कार्बोलैमाइन रिएक्शन है ना ये केवल और केवल प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन देते हैं, सेकेंडरी या टर्सरी एमीन ये आपका टेस्ट नहीं देता है। तो इस चीज को याद रखना कि सेकेंडरी और टर्सरी एमीन जो है ना वो कार्बोलैमाइन या आइसोसाइनाइड नहीं देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड के साथ देखते हैं, तो हमने क्या किया बेटा RnH2 लिया, पहले तो हमने प्राइमरी लिया, तो सॉरी पहले हमने एलिफेटिक एमीन लिया फिर एरोमेटिक लिया, दोनों की एक एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो एलिफेटिक में क्या हो जाएगा, हमने HNO2 और प्लस इसके साथ ही क्या होता है बेटा HCl भी रिएक्ट करता है। तो नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है HNO2, और नाइट्रिक एसिड का क्या होता है HNO3। तो हम नाइट्रस एसिड से करा रहे हैं, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे RN और ये वाला N, यहां से एक Cl निकालो तो RN और ये N, तो RN2Cl, तो RN2Cl ये बना बेटा आपका डाई एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड बनाइए। अब क्या हो जाएगा बेटा देखो यहाँ से, यहाँ पे 2H 1H ये 3H, और यहाँ पर देखो बेटा ये सॉरी 2 और 1 3, एक यहाँ से ले लो 4, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2H2 निकाल देंगे, और 1H और एक आपका यहाँ से Cl, अच्छा 2HCl लिया अपन ने, तो 2H2O निकलेगा, 2H ये और 2H ये, तो यहाँ से क्या निकलेगा 2H2O निकलेगा। अब आगे देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपका एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड बना,
तो एल्किल डाइजेनियम क्लोराइड क्या होगा बेटा, अब इसका हो जाएगा वापस हाइड्रेशन, यानी कि ये आपके द्वारा टूटेगा किसमें, एल्कोहल में। कैसे, यहाँ से R, यहाँ से O और एक H, तो ROH एल्कोहल निकल गया, एक H बच गया ना, दो में से एक ही निकाला, तो एक H एक Cl HCl और ये गया, तो N2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर हम एलिफेटिक एमीन लेते हैं तो हमें एल्कोहल मिलता है फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन अगर हम बेटा एरोमेटिक एमीन लें तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। वही सेम है बेटा, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2H एक H, ये एक यहाँ से H, 4H तो H2 और ये वाले 2 O निकल जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर N और ये वाला N और N N2 और एक Cl, N2Cl आपका निकल जाएगा। यहाँ एक HCl दिखाते तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। एक H 2H और 4, तो 4H हो गया ना, तो 2H2 क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक Cl और ये वाला N N2Cl, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये भी अगर हम देखें बेटा तो एक प्रकार का क्या है, टेस्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। कैसे कि अगर एलिफेटिक एमीन करेगा नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया तो क्या होगा बेटा, एल्कोहल मिलेगा, और यदि एलिफेटिक एमीन रिएक्शन करता है तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। आ गया। इसके बाद हम बेटा आगे अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड को बेटा हम हिंसवर्ग रीजेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो रिएक्शन अब पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे किसके साथ, रिएक्शन विद हिंसवर्ग रीजेंट के साथ। ये भी क्या बेटा, ये भी आपका टेस्ट ऑफ एमीन है, मतलब ये भी एमीन का टेस्ट है। और एक चीज हम आपको बता दें बेटा कि टर्सरी एमीन इस टेस्ट को नहीं देता है, जो टर्सरी एमीन होता है वो इस टेस्ट को शो नहीं करता है। तब तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे आपको इस रिएक्शन के बारे में बताता हूं। देखो बेटा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन ये रही। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में क्या होता है बेटा, बेंजीन पर SO2Cl इस प्रकार से जुड़ा होता है। अब इसकी रिएक्शन हम प्राइमरी एमीन से कराते हैं तो क्या होता है बेटा, यहां से एक H और ये वाला Cl, HCl, तो क्या निकलेगा बेटा, HCl निकल जाएगा। चलो सॉरी, आगे लिखा है HCl निकलेगा। HCl निकल गया तो क्या बचा, N, वो N इसके साथ जुड़ जाएगा। N, एक H बचा ना दो में से, तो एक H निकल गया तो NHC2H5, ये बना बेटा आपका N एथिल, क्योंकि N से क्या जुड़ा है, C2, बेंजीन सल्फोनामाइड बना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बेंजीन सल्फोनामाइड, जिसको हम बेटा हिंसवर्ग रीजेंट भी बोलते हैं, ने प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करके N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाया। अगर बेटा हम क्या करें, यही रिएक्शन सेकेंडरी एमीन के साथ दिखाएं तो बेटा S, अब डायरेक्ट लिख देते हैं O2, क्योंकि SO2Cl ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। अब हम इसकी रिएक्शन सेकेंडरी एमीन से कराते हैं, C2H5 का होल ट्वाइस NH। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहां से ये वाला और ये HCl निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो आपका बनेगा बेंजीन रिंग SO2N C2H5 का होल ट्वाइस, SO2N और C2H5 का होल ट्वाइस। तो बेटा इसका नाम है N डाई एथिल, नाइट्रोजन से दो एथिल जुड़े तो डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये बना। तो ये सेकेंडरी एमीन था। ये क्या था बेटा, सेकेंडरी एमीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका हिंसवर्ग रीजेंट है वो प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन दोनों से रिएक्शन कर रहा है। प्राइमरी एमीन से जब ये रिएक्शन करता है बेटा तो ये N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है, लेकिन जब ये सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करता है तो N, डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है। अगर यही रिएक्शन बेटा अब हम टर्सरी एमीन के साथ करने की कोशिश करें तो क्या होता है बेटा, तो टर्सरी एमीन जैसे हम लिखेंगे C2H5 का होल थ्राइस N, तो बेटा अब नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। अब जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो यहाँ से ये Cl निकलेगा नहीं, तो जब तक यहाँ से ये Cl नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर ये वाला ग्रुप जुड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टर्सरी एमीन जो है ना इस प्रकार की रिएक्शन को नहीं देखा था। तो वही रीजन है आपका भाई, टर्सरी एमीन हमने आपको बताया था ना कि टर्सरी एमीन जो है ना ये रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि बेटा जो टर्सरी एमीन है ना, इट हैज नॉट कंटेन, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है बेटा, हाइड्रोजन एटम, सो इट इज नॉट रिएक्ट विथ हिंसवर्ग रीजेंट, दैट इज रीजन। क्लियर हुआ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अब इसी के साथ हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनको भी देख लेते हैं।
तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। तो होगा क्या बेटा, हमने आपका एनिलीन लिया और एनिलीन की जो रिएक्शन है ना बेटा वो हमने ब्रोमीन वाटर के साथ कराई। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ कराई तो इसकी ऑर्थो पैरा की सारी कंडीशंस पर देखो, जो आपका ग्रुप है ना, ग्रुप को जस्ट बगल वाला जो भी कार्बन होता है ना, नियरेस्ट कार्बन, उसको हम ऑर्थो कार्बन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो कार्बन। और जो आपके उसके जस्ट अपोजिट होता है उसको बोलते हैं हम बेटा पैरा कार्बन। पैरा कार्बन है, ये भी आपका ऑर्थो है। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, Br जो है ना ब्रोमीन एटम, वो बेटा ऑर्थो पैरा की सभी कंडीशंस पे आ जाएगा। इस प्रकार से ऑर्थो पे आ गया दोनों पे, पैरा पे, प्लस यहाँ से जहां ये Br जुड़ेगा वहां से 3 H निकलेंगे, 3 Br तो 3 HBr निकल जाएगा। तो ये बेटा आपका बना। देखो अब यहाँ पर इसको नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो देखो बेटा 2 पर, 4 पर और 6 पर क्या जुड़ा है, Br। तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, और किसमें, एनिलीन में। तो इसका नाम हो गया 2, 4 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। लेकिन बात ये है बेटा, हमें केवल और केवल अगर पैरा प्रोडक्ट चाहिए, फॉर किसके लिए बेटा, फॉर पैरा प्रोडक्ट। तो पैरा प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो पैरा प्रोडक्ट के लिए बेटा हमें जो एनिलीन है ना, एनिलीन को पहले हम एसिटिक एनहाइड्राइड और प्रीडीन की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाते हैं। तो हमने ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, ये प्रीडीन की प्रेजेंस में, ये आपका बेटा कैटालिस्ट है, ये क्या कैटालिस्ट है, तो इसकी प्रेजेंस में कराए तो क्या होगा बेटा, ये जो एनहाइड्राइड है देखो इधर CH3CO, CH3CO, ये एनहाइड्राइड है बेटा। तो ये आकार से डिवाइड हो जाता है ऐसे। तो यहां पर तो बेटा यहाँ जो आपको दिख रहा है ना H, तो यहाँ का H जुड़ जाता है तो निकलता क्या है CH3COOH। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा CH3COOH, ये निकल जाएगा इतना, और क्या COCH3 वो जुड़ जाएगा। जब यहाँ से H निकल गया क्या बचा, NHCOCH3, तो ये बन गया, इसका नाम है बेटा एन फेनिल एसिटामाइड। तो ये आपका एन फेनिल एसिटामाइड बना। अब क्या करेगा बेटा, इसकी क्रिया अगर हम ब्रोमीन से कराते हैं बेटा, ये जो आपका एसिटामाइड ग्रुप है ये क्या करता है, ब्रोमीन को उसकी पैरा कंडीशन पर यहां पर भेजता है। तो ब्रोमीन क्या करता है बेटा, यहां से एक H और एक Br, HBr निकलता है, यहाँ Br जुड़ जाता है। अब इसका हम क्या करें बेटा, इसका हम हाइड्रेशन करा दें। जैसे हम इसका हाइड्रेशन कराएंगे, ये देखो H2O अम्लीय माध्यम मतलब एसिडिक मीडियम में होता है, तो बेटा ये होगा क्या कि ये जो H2 है ना, ये इस प्रकार से यहाँ अटैक करता है, इधर जुड़ेगा H और इधर OH। तो यहाँ पर फिर से CH3COOH एस्टिक, सॉरी CH3COOH एस्टिक एसिड निकल जाएगा, और आपका NH2Br यानी कि पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये पैरा कंपाउंड बनता है। अगली रिएक्शन जो होगी ना बेटा, अगली जो आपकी रिएक्शन होगी वो होगी नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, तो बेटा हम आपको बता दें, नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है ना वो रिएक्ट करता है। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता क्या है, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर की बात करें तो बेटा जो आपका कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड जो H2SO4 होता है ना, इसका जो मिक्सचर होता है ना उसे हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या बेटा, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर, जिसमें ये क्या करता है बेटा, ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और ये एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। अब कैसे होगा, तो हम भाई रिएक्शन समझते हैं। तो नाइट्रेशन हम करा रहे हैं, हमने क्या किया, एनिलीन लिया, ये रहा बेटा आपका एनिलीन, एनिलीन लिया, और अब इसकी करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 से, और किसकी प्रेजेंस में बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से H, यहां से H और H, सॉरी देखो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां से H, अब यहां पर देखो बेटा, एक तो पैरा कंडीशन ये रही, मेटा कंडीशन ये रही, और आपकी ऑर्थो कंडीशन ये रही। तीनों कंडीशन से क्या होगा बेटा, एक एक H निकलेगा और एक H ये, जैसे मान लो यहां से एक H, यहां से एक H2 हो गया, एक O निकल गया, तो बचा क्या, NO2। तो इसका मतलब है अगर हम पैरा से निकालेंगे, तो पैरा पे NO2 जोड़ेंगे, मेटा से निकालेंगे तो मेटा पे NO2 जोड़ेंगे, और बेटा हम ऑर्थो से अगर H निकालेंगे तो ऑर्थो पर NO2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, नाइट्रेशन में इसका क्या होता है, मिक्सचर मिलता है। अब मिक्सचर मिलेगा कैसे, तो देखते हैं। तो NH2 एक बार तो क्या होता है बेटा कि आपका NO2 पैरा पे जुड़ता है, पैरा पे जुड़ता है, तो ये मेटा पे जुड़ेगा, तो देखो क्या हो जाएगा, मेटा कंडीशन कहाँ होती है, ऑर्थो को छोड़ दो, ये रहा NO2, और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा NH2, ऑर्थो पे जोड़ दिया हमने NO2, ये तो बना बेटा आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन।
जो कि बनता है बेटा 51%। ये है बेटा आपका मेटा नाइट्रो एनिलीन, जो कि बनता है बेटा आपका 47%। और ये है बेटा आपका ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ये बनता है बेटा आपका 2%। अब इसमें क्या है, ये तो बेटा आपको क्या मिला है, ये मिक्सचर मिला, वही सेम बात, अब मिक्सचर मिला, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पैरा प्रोडक्ट चाहिए। तो पैरा प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल वही सेम। पैरा प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, हम बिल्कुल यही रिएक्शन लिखेंगे, सेम यही लिखने वाले हैं, बस केवल इसकी जगह पर तो यही रखेगा, पहला प्रोडक्ट यही बनेगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। पहले एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूं आपको। अब देखो बेटा, अब देखो, अगर केवल हमें पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं। तो पैरा प्रोडक्ट के लिए बेटा हम क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे, एनिलीन लिया, और इसकी रिएक्शन हम बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ प्रीडीन की प्रेजेंस में, C5H5N ये प्रीडीन है, ये है बेटा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा बेटा, देखो वही अभी जैसे बताया था, CH3CO CH3CO, क्योंकि CH3CO का होल ट्वाइस है तो 2 बार आएगा, एक ऑक्सीजन, इसी का नाम है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहां से करवाए तो बेटा ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो इधर ये एमीन वाला H जुड़ेगा, यहां से H यहां जुड़ जाएगा, तो ये CH3COOH करके तो निकल जाएगा, CH3COOH, बचा क्या बेटा, इतना COCH3, ये जुड़ जाएगा इस प्रकार से NHCOCH3। तो ये आपका बना बेटा N फेनिल एसिटामाइड। अब ये N फेनिल एसिटामाइड बना। अब इसका देखो क्या होगा बेटा, अब हम इसकी रिएक्शन जो है ना नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ कराएंगे। नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या था, अभी बताया था मैंने जस्ट, नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या था, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर। तो बेटा अब क्या होगा, नाइट्रेटिक मिक्सचर का जो नाइट्रिक एसिड होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, इसके पैरा कंडीशन पर, जो ये पैरा कंडीशन है यहां जुड़ जाएगा NO2, फिर बस वही इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये यहां तो जुड़ेगा H और इधर OH, तो बेटा ये CH3COOH निकल जाएगा, CH3COOH निकल गया, और क्या बन गया आपका NH2NO2, यानी कि पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो अगर आपको पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो आपको पैरासिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। फिर बेटा इसकी थर्ड जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन की। थर्ड रिएक्शन कौन सी है बेटा, सल्फोनेशन की। अब सल्फोनेशन में क्या होता है बेटा, जो ये एनिलीन होता है ना, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं। तो क्या होता है बेटा, तो यहां पर आपका NH3HSO4, मतलब यहां से एक H इसमें जुड़ जाता है क्योंकि यहाँ का H प्लस और HSO4, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। ये क्या बना बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसको हम क्या करते हैं 403 से, यानी कि 453 से 473 केल्विन पर जब हीट करते हैं तो क्या होता है बेटा, यहाँ से H2O रिमूव होता है और प्लस रीअरेंजमेंट हो जाता है। H2O कैसे, देखो बेटा यहाँ से H और ये वाला H, H और H H2, और ये क्या हो गया O, तो H2O निकल गया। तो बेटा जब यहाँ से NH3 से H निकलेगा तो क्या बनेगा, वैसे NH3 पे इस पे प्लस इस पे माइनस होता है, तो यहाँ पर बचेगा बेटा NH2। इसके अलावा हमने कहा रीअरेंजमेंट भी होता है। अब यहाँ से H निकल गया तो यहाँ क्या बचा बेटा SO3, SO3 बचा। अब इसको हम पैरा कंडीशन पे जोड़ने वाले हैं SO3, लेकिन पैरा का जो H है वो भी यहाँ इसके साथ रहेगा। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसका क्या हो जाता है बेटा, इसका हो जाता है रीअरेंजमेंट। इसका जब रीअरेंजमेंट होता है ना तो क्या होता है बेटा NH प्लस, एक H यहां आकर जुड़ जाता है, सॉरी ये वाला H जो है ना यहां जुड़ता है, तो ये बनता है NH3 और इस पे आता है प्लस
और यहाँ पर बेटा SO3 माइनस, इसे हम कहते हैं ज्वेटर आयन। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ज्वेटर आयन, या ये कहते हैं कि ये डाईपोलर आयन है। क्या है? डाईपोलर आयन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन ये थी। अब इसके अलावा क्या बेटा, एक रिएक्शन और है। एक रिएक्शन वो कौन है? वो बेटा आपकी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगा बेटा कि जो आपका एनिलीन है, एनिलीन का मतलब जो बेंजीन H2 जुड़ा है, तो एनिलीन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, या ये लिख दो कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज, क्यों नहीं देगा भाई? बिकॉज aniline react with AlCl3 and form complex compound। तो ये देखो, अब ये क्या है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें ना, तो बेटा फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ना वो एनिलीन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि एनिलीन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन बिकॉज एनिलीन रिएक्ट विथ AlCl3 एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे? देखो, जैसे मान लो बेटा ये रहा आपका एनिलीन रहा। अब होता क्या फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए बेटा, ये CH3Cl, या हम कह दें कि ये CH3COCl के साथ किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। लेकिन होता क्या बेटा, ये जो नाइट्रोजन ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है इस प्रकार से NH2, और यही बन जुड़ जाता AlCl3। ये बन गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करता है बेटा, ये इनके एल्किल हैलाइड या एसिटिल हैलाइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। जब रिएक्ट ही नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका एनिलीन है वो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो ये आपको संभवतः मैं यही आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी ये आपका जो एनिलीन का चैप्टर है, या सॉरी एमीन का चैप्टर है, ये पहुँच जाए। और आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक सब कुछ जरूर करेंगे। धन्यवाद।